तो डियर स्टूडेंट, फिर स्वागत है आपका केसीकीपी के प्लेटफॉर्म पर। और अपन प्रिपरेशन में लग रहे हैं जेट, बीएचयू, आईसीआर की। और उसी संदर्भ में आज बायो की क्लास में अपन आगे चलते हैं। उससे पहले अपने जो 3 लेक्चर हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों लेक्चर आपने अच्छे से देखे हैं, अच्छे से पढ़े हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। इसके बाद जो आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना सेल बायोलॉजी, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। आगे जो बात करते हैं उससे पहले मैं बता दूं, उससे प्रीवियस जो कक्षा पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने सेल वाल की बात करी थी, कोशिका भित्ति की बात करी थी। और कोशिका भित्ति होती है जो पादपों के अंदर पाई जाती है, उसकी बात की थी। आज अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। आज जो बात करते हैं वो बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। आज के लेक्चर में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सभी कोशिकाओं में, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, याद रखना, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में या सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के बाहर विभेदित, जो विभेद करती है जीव द्रव्य के दूसरी कोशिका से, चयनात्मक विद्युत आवेश पाया जाता है, इसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। लीक कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सबसे पहले कोशिका झिल्ली नाम है सेल मेम्ब्रेन है। कई बार पूछ लेते सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो नाम है कोशिका झिल्ली जो नाम है वो किसने दिया था? नगेली एंड क्रेमर ने। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको कोशिका झिल्ली नाम दिया। इसके बाद प्लोव, जो दूसरा वैज्ञानिक है, प्लोव ने इसको जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। इसके बाद आगे की जो बात करते हैं तो इसके जो संगठन को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न जो मॉडल है वो दिए। विभिन्न जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहले जो मॉडल आता है वो आता है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। दूसरा जो मॉडल आता है वो आता है एकक या इकाई झिल्ली प्रारूप या मॉडल। तीसरा जो सर्वमान्य मॉडल आता है वो आता है तरल मोजेक मॉडल। ये क्या थे? ये इसकी संरचना को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो तर्क के आधार पर मॉडल बनाए और ये किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं, वो अपन आगे अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैंडविच मॉडल की।
सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं अपन सैंडविच मॉडल की। सैंडविच मॉडल की बात करें तो ये सबसे पहले किसने दिया था? अपन को वैज्ञानिकों का नाम कई बार पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें कि किसने दिस मॉडल प्रपोज बाय, ये मॉडल या प्रारूप किसने दिया था, उसमें ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सैंडविच मॉडल है ये किसने दिया था। तो सैंडविच मॉडल डेनियल व डॉवसन, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। सैंडविच डेविन एंड डॉवसन ने दिया था। अब ये है क्या सैंडविच जो मॉडल है, ये क्या है? जो सैंडविच जो मॉडल है ये क्या है? देखो सैंडविच देखा होगा आपने, खाया भी होगा सैंडविच। सैंडविच जो होता है जिसमें दो ब्रेड्स होती है, उनके बीच में मसाला, आलू का मसाला लगा होता है, दो ब्रेड्स और उनके बीच में आलू का मसाला होता है। उसी प्रकार से इस प्रारूप को उसने समझाया था। उसने कैसे समझाया कि इसमें ये त्रिस्तरीय होता है और दो प्रोटीन की परतें पाई जाती है बाहर, और उसके बीच के अंदर लिपिड का स्तर पाया जाता है। उसके बीच में लिपिड का स्तर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों प्रोटीन के स्तर है, ये प्रोटीन का स्तर है, ये प्रोटीन का स्तर है। जैसे ब्रेड होती है वैसे दोनों तरफ प्रोटीन के स्तर पाए जाते हैं, बीच में क्या पाया जाता है? लिपिड का स्तर पाया जाता है, लिपिड, वसा की परत पाई जाती है। ये प्रोटीन है, प्रोटीन की परत है, ये वसा का स्तर है बीच में, और ये प्रोटीन की। ठीक है, जैसे सैंडविच होता है दो ब्रेड्स के बीच में जो मसाला होता है आलू का, उस प्रकार से ये दो प्रोटीन के स्तरों के बीच में लिपिड का स्तर पाया जाता है। और इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम मान के चलेंगे अपन। 75 एंगस्ट्रॉम कई बुकों में अलग अलग दे रखी है, लेकिन हम 75 एंगस्ट्रॉम है वही आइडियल है। 75 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। 75 कैसे होती है कि जो 20 एंगस्ट्रॉम की ये परत होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की ये परत होती है, और ये जो परत होती है ये कितने की होती है? 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, सारे मिलके इसकी जो लंबाई होगी वो, चौड़ाई होगी, जो थिकनेस होगी कितनी होगी? 75 एंगस्ट्रॉम। अब इसके अंदर जो लिपिड का स्तर पाया जाता है, उसके अंदर जो लिपिड के जो अणु होते हैं उनके दो हिस्से होते हैं। जो हेड वाला भाग है ये ध्रुवीय भाग होता है, पोलर पार्ट होता है, और जल स्नेही होता है, बाहर की तरफ होता है। और ये वाला अंदर वाला भाग है, तो ये जो भाग है ये अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है, और जल विरागी होता है। जल विरागी होता है। अब क्या हो गया कि इसमें क्या होगा? जल विरागी जो भाग है, हाइड्रोफोबिक जो पार्ट्स है वो फेसिंग टू ईच अदर, अंदर की तरफ। तो ये द सैंडविच मॉडल जो डेनियल डेविसन ने प्रस्तुत किया था। लेकिन ये मॉडल भी प्रारूप था, ये भी था, ज्यादा मान्यता नहीं प्राप्त कर सका कि उसकी स्ट्रक्चर जो होती है उससे मिलती जुलती नहीं थी सेल की स्ट्रक्चर, इस हिसाब से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती मेम्ब्रेन में, है ना। इसके हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से हालांकि होता नहीं है। तो ये मॉडल इस प्रकार से ज्यादा चला नहीं, लेकिन ये सैंडविच मॉडल डेनियल डेविसन ने दिया था, इस प्रकार का ये मॉडल होता है। इसके बाद जो दूसरा जो मॉडल आता है वो आता है अपने इकाई कला प्रारूप या एकक कला प्रारूप। दूसरा मॉडल जो था वो आता आपके एकक या इकाई
कला प्रारूप। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है इसके क्या होगा। इसने क्या कहा था, इसने कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं बताया और इसी को प्रारूप को जो सैंडविच मॉडल था उसी को ध्यान में रखते उसने क्या कहा कि हाँ, सबसे पहले ये किसने दिया था ये भी ध्यान रखना, ये रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन ने इकाई कला प्रतिरूप है ना, इकाई कला जो प्रतिरूप है ये किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। एक एक या इकाई की जो कला प्रारूप है ये रॉबर्टसन ने दिया था। इसने क्या कहा कि जो पूरी की पूरी झिल्ली होती है, जीवदरी के बाद जो झिल्ली पाई जाती है उसका एक स्तर होता है, एक एक होती है, इकाई कला ही होती है। हालांकि वो बनी किसी होती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, लेकिन इसका एक स्तर होता है, एक ही परत होती है। बस इतनी बात कह के इसने इकाई कला प्रारूप दे दिया। एक एक परत होती है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्य करती है, एक एक परत होती है और वो एक ही परत पाई जाती है, मतलब एक परत के रूप में ही पाई जाती है, इकाई कला ही होती है, सिंगल, है ना। और बनी हुई किससे होती है, और इसने कहा कितने होता था, 75 एंगस्ट्रॉम, ये 75 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटी जो होती है वो इसने थिकनेस और बता दी। और ये बनी हुई प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से ही बनी हुई होती है और एक परत ही होती है जिसके अंदर लिपिड के अणुओं के 2 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसने भी अपनी बात प्रस्तुत की। और दूसरी बात इसने ये भी की, जो कुछ जो कोशिकांग होते हैं उनके अंदर ये एक स्तर के रूप में पाई जाती है और कुछ जो कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हृदलवक, उसके अंदर ये दो स्तर या 2 स्तर के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार से अपनी इसने मॉडल प्रस्तुत किया, बाकी इसमें कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं बताया, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो आता है, तीसरा जो मॉडल है अपना और सबसे सर्वमान्य जो मॉडल है वो आता है ना, जो सबसे ज्यादा विकसित मॉडल था और जो सबसे ज्यादा जो मान्यता उसको मिली, है ना, जो सबसे ज्यादा जिसको मान्यता मिली वो मॉडल आता है। तीसरा मॉडल की बात अपन करते हैं। तो तीसरा जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है आपको पता है, अपने पहले नाम मेंशन किए थे। तो तीसरा मॉडल आता है तरल मोजेक मॉडल, इंग्लिश में बोले तो फ्लूइड मोजेक मॉडल, है ना, तरल मोजेक प्रारूप और फ्लूइड मोजेक मॉडल। तीसरा जो प्रारूप है तरल मोजेक प्रारूप फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, सर्व ज्यादा मान्यता प्राप्त जो मॉडल हुआ वो यही था। सेल मेम्ब्रेन का जो सर्वाधिक जो मान्य मॉडल था वो यही मॉडल था। उसको जो संरचना को समझाने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया गया वो सब सर्वाधिक जो विकसित मॉडल था, जो सर्वमान्य मॉडल था वो यही था। और ये क्या था देखो, लेकिन सबसे पहले किसने दिया था, ये सिंगर, 2 वैज्ञानिक थे, सभी दो ही हैं, एक रॉबर्टसन एक ही था ना, सिंगर एंड निकोलसन, 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल प्रस्तुत किया। अब ये इसको तरल मोजेक मॉडल क्यों बोलते हैं, याद रखना, तरल मोजेक का मॉडल का मतलब क्या होता है, ये भी किससे बना होता है, इसने जो कोशिका की जो झिल्ली की संरचना की बताई बना हुआ तो किससे होता है, ये फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, अपन इसकी डायग्राम भी बनाएंगे, जो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो इसको जैसे जल का जो होता है, जैसे कोई तरल पदार्थ का जो कोई भरा होता है, इस प्रकार से जो फ्लूइडिटी होती है, जो तरलता होता है वो प्रदान करता है। तरलता का मतलब होता है जैसे जलीय जैसा, जो फॉस्फोलिपिड है इसको क्या करता है, तरलता, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। और जो प्रोटीन है वो इसके ऊपर तैरते रहते हैं या चिपके हुए रहते हैं। तो इसका नाम तरल मोजेक मॉडल या
फ्लूइड मोजेक मॉडल क्यों पढ़ा कि जैसे कोई पानी और पानी के अंदर बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं उस प्रकार से इसमें प्रोटीन दिखता है, सतत अरेंजमेंट नहीं पाया जाता प्रोटीन का एक स्तर नहीं पाया जाता। प्रोटीन होता है कहीं कहीं दो प्रकार, अपना आगे पढ़ेंगे, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं इसमें। वो दो प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो जैसे बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, जैसे पानी के अंदर बर्फ के टुकड़े तैर रहे हो, है ना, तरल मोजेक। मोजेक का मतलब क्या होता है, जैसे टाइल्स लगाते हैं ना, मोजेक का मतलब टाइल्स जैसी संरचना, है ना। अपन टाइल्स लगाते हैं घर के अंदर, है ना, ऐसे टाइल्स लगा देते हैं, तो टाइल्स के बीच में यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन यहाँ से, है ना, तो ये मोजेक बोलते हैं इसको। तो उस प्रकार से तरल के ऊपर से बर्फ तैरती है, इसको बोलो तरल मोजेक मॉडल, है ना। तो इस प्रकार से तो इसमें तरलता फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड करता है और प्रोटीन होता है वो इसके अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तरल मोजेक मॉडल। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, थिकनेस भी इसने उतनी ही बताई, इसकी 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस बताई, लेकिन इसने बता दिया कि इसके अंदर जो होता है वो जल विरागी जो पार्ट होता है वो जो अंदर की तरफ होता है और जो जल स्नेही भाग होता है वो बाहर की तरफ होता है। इस प्रकार से इसने स्ट्रक्चर बताई। अब बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, देखो अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार से दिखा रही है इसमें। ये लिपिड स्तर बनाया है मैंने, और लिपिड के स्तर में आपको पता ही है एक ध्रुवीय विभाग होता है जो बाहर की तरफ होता है, पोलर पार्ट होता है, बाहर की हेड वाला है जो पोलर पार्ट है जो बाहर की तरफ है और जल स्नेही होता है, और अंदर वाला होता है जल विरागी भाग होता है, अध्रुवीय होता है वो अंदर की तरफ जो आप आमने सामने मुंह करके रखते हैं, देखो इस प्रकार से ये मैंने बना दिया इस प्रकार से इसके लिपिड स्तर, ठीक है। और ऊपर से देखने में देखो इस प्रकार से, जो ऊपर से देखेंगे ना इसको जैसे जैसे टाइल्स लगी हो इस प्रकार से, इसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसने कहा कि सतह परत नहीं पाई जाती, हालांकि जो मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम ही होती है इसकी झिल्ली की, लेकिन इसके अंदर जो होती है वो दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। देखो ये लिपिड स्तर है, वसा का स्तर है, और ये दो प्रकार के प्रोटीन आपको दिख रहे हैं यहां पर। एक तो देखो ऊपर जो है ये चिपके हुए हैं, ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है ये ऊपर की तरफ चिपका, जैसे को टाइल के डिजाइन देते हैं, जैसे पानी के ऊपर तैर रहा है ना, ऊपर वाला तो ऊपर चिपका रहता है, जैसे कोई चिपका हुआ है इधर, है ना, इसको बाह्य प्रोटीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य प्रोटीन बोलते हैं, बाह्य प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो देखो अंदर धसा हुआ है इसके अंदर झिल्ली के अंदर पूरा, इनको आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं, इनको आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं, है ना, आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं। और यही कुछ पदार्थों का जो प्रोटीन होता है कई बार चैनल का भी काम करता है, और इसमें टनल भी पाया जाता है कई कई को, जो पैसेज के लिए, है ना, जो कुछ पदार्थों के आवागमन के लिए जो होता है चैनल भी पाया जाता है इस प्रकार से इसमें। तो सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बताया कि सिंगर निकोलसन ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी तो किससे होती है, ये बनी तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से होती है। फॉस्फोलिपिड इसको तरलता प्रदान करते हैं, प्रोटीन होते हैं इसमें दो प्रकार के प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन होता है वो तो क्या होता है इसके बाहर चिपका रहता है, और आंतरिक प्रोटीन होता है उसके अंदर इमिडिएट रहता है, धसा हुआ रहता है। इस प्रकार के दो प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, और ये
होते हैं जो झिल्ली का निर्माण करते हैं। और ये वास्तविकता यही है कि जो वास्तविक जो संरचना होती है वो इसी प्रकार की होती है। और ये इसमें कुछ चैनल्स भी पाए जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो रिसेप्टर का भी कार्य करते हैं, इसी के अंदर होते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है कुछ पदार्थों जुड़ने का, कुछ पदार्थों के परिवहन का, और जो चैनल पाए जाते हैं वो भी कुछ पदार्थों के परिवहन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से अपन बात करें तो इस प्रकार की जो संरचना होती है ना, ये पाई जाती है। और ये वास्तविक मॉडल था, तरन मोजेक मॉडल है, ये सर्वमान्य मॉडल माना गया है ना। तो इस प्रकार से शिंगल एंड निकोलसन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया था, जो सर्वाधिक मान्यता इसको प्राप्त हुई थी। इसके बाद आते हैं कि इसमें कुछ जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें कई बार क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। कई बार क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। अब रूपांतरण कहाँ होता है कि जो आंतरिक एपिथेलियम उपकला है, एपिथेलियम उपकला है, तो उसके अंदर अपन चाहे अपन बात करें, चाहे श्वसन तंत्र की बात करें, चाहे अपन डाइजेस्टिव पाचन तंत्र की बात करें, तो उसके अंदर क्या होती है कि उसकी उपकला के अंदर क्या होता है, प्रवर्ध बन जाते हैं, उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। तो इसमें क्या होता है, कई बार रूपांतरण हो जाते हैं, रूपांतरण, ठीक है। रूपांतरण की बात करें जो सेल मेम्ब्रेन इसके रूपांतरण हो जाते हैं, तो कई बार इसको माइक्रोविलाई, विलाई, और माइक्रोविलाई आपको पता है उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जो आंतरिक उपकला एपिथेलियम उपकला होती है उसमें पाए जाते हैं। ये चाहे श्वसन तंत्र की बात करें, ये चाहे अपन इसकी बात करें पाचन तंत्र की बात करें, तो इसके अंदर आपको पता है जो आहार नाल होती है उसके अंदर इस प्रकार के माइक्रोविलाई पाई जाती है। माइक्रोविलाई पाए जाने का मतलब क्या होता है कि श्वसन के स्तर को बढ़ाना, श्वसन के जो आंतरिक स्तर है ना, श्वसन का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देना। तो माइक्रोविलाई भी किसका रूपांतरण है, कई बार जो होती है माइक्रोविलाई में रूपांतरित हो जाती है, जो अपन बात करिए जो एपिथेलियम होती है। इसके बाद क्या होती है, कई बार क्या होती है कि दो कोशिकाओं की जो झिल्ली है, कई बार क्या होती है कि दो कोशिकाएं होती है, उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली है उनके समान इस बार बटन जैसी संरचना बन जाती है, इसको डेस्मोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं। और डेस्मोसोम में इस प्रकार से फाइबर्स पाए जाते हैं, उनको टोनोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनके जो रिलेशन है उनको मजबूती प्रदान करते हैं, प्रगाढ़ता प्रदान करते हैं, ताकि आपस में मजबूती से दोनों सेल्स जुड़ी रहे। इसी के साथ में तीसरी बात, इनको टोनोफाइब्रिल्स बोलते हैं। और इसी के बाद अपन जो नेक्स्ट बात करें तो कई बार क्या होते हैं, जो दो झिल्लियां होती है उनके बीच में इंटरडिजिटेशन मतलब से उंगलियां होती है ना ऐसे आपस में, इस प्रकार इंटरडिजिटेशन भी पाया जाता है, ताकि वो आपस में जुड़ जाए। जैसे अपरा बनती है, आपको पड़ता ही है अपरा, है ना, जो प्लेसेंटा बनती है। तो इस प्रकार इंटरडिजिटेशन मतलब कई बार क्या होता है, उंगली से प्रवर्ध पाए जाते हैं जो आपस में इस प्रकार से फिक्स रहते हैं, उनको इंटरडिजिटेशन बनते हैं, है ना, इंटरडिजिटेशन बोलते हैं इनको, इंटरडिजिटेशन। ये भी इसी का रूपांतर। तो ये कुछ रूपांतरण है इसके, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके रूपांतरण अपन ने बात की। अब जो इसकी जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो बात करते हैं अपन कि भाई सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या है। सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन के कार्य की बात करें अपन, कार्य क्या क्या है। पहला कार्य, ये आंतरिक जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कोशिका के अंदर जो आंतरिक ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक जो अंगक होते हैं या कोशिकांग होते हैं, कोशिकांगों या जीवद्रव्य को सुरक्षा प्रदान करती है या इनक्लोज करती है, उनको परिबद्ध करके रखती है। कोशिका को आकृति प्रदान करती है, कोशिका की जो शेप होती है उसको परिबद्ध करके उसको एक शेप बना के रखती है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका, उसको अपनी तरफ से पूरी जो कोशिका को आकृति प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा प्रदान करती है,
यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। उसके बाद जैसे जीवाणुओं के अंदर याद करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंतर्वलित होकर मीजोसोम का निर्माण कर रही थी, तो जीवाणुओं के अंदर श्वसन का कार्य करती है और अपने अंदर परिवहन का कार्य करती है। मतलब पदार्थों का आदान प्रदान करना, है ना। तो परिवहन की बात आई है तो मतलब पदार्थों का आदान प्रदान की बात आई है, तो आदान प्रदान जब एक कोशिका दूसरी कोशिका झिल्ली के द्वारा चयनात्मक और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तो इसमें क्या होता है, चयनात्मक कुछ पदार्थों को रोक लेते हैं, कुछ को जाने देती है। तो यहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक तो निष्क्रिय होता है और एक सक्रिय होता है। निष्क्रिय क्या होता है याद रखना, जो एनसीईआरटी बेस है उसी बता रहा हूं मैं। पैसिव डिफ्यूजन होता है, निष्क्रिय जो ट्रांसपोर्ट होता है, विसरण होता है। निष्क्रिय के अंदर आप ऐसा निष्क्रिय मतलब इसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो भी कोई पदार्थ होगा वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। ठीक है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, भाव हो गया, है ना। तो इस प्रकार से निष्क्रिय परिवहन होता है। और जल का जो परिवहन होता है वो विसरण डिफ्यूजन के द्वारा होता है। याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं, है ना। जो निष्क्रिय परिवहन है विसरण के द्वारा होता है और उसको ओस्मोसिस बोलते हैं ना, प्रासरण बोलते हैं। दूसरा आता है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन के अंदर क्या हो जाएगा, सक्रिय एटीपी खर्च होगी। एटीपी कब खर्च होती है, जब अपन विपरीत फ्लो करते हैं, है ना, सांद्रता प्रवणता के विपरीत फ्लो करते हैं। सांद्रता प्रवणता के विपरीत फ्लो करते हैं मतलब क्या होते हैं, कम सांद्रता से अधिक की तरफ जाते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं देता, लेकिन अभी अपने समय सीमा थोड़ी कम रहती है, इसलिए बाकी समझा के हिसाब से जब अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगा कि इसमें मतलब क्या होगा, कम सांद्रता से अधिक की तरफ जा रहा है तो विपरीत फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या ऊर्जा की खर्च होता है, एटीपी खर्च होते हैं, है ना। इसमें क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। और सांद्रता प्रवणता के विपरीत। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है उसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये क्या करते हैं कि इसमें कुछ पदार्थों का अंदर लेने की क्षमता भी होती है। जैसे कोई कोशिका है तो मान लो ये कोशिका है, तो इस पदार्थ को अंदर लेना है, तो ये क्या करेगी, कोशिका क्या करेगी, इसके चारों तरफ इस प्रकार से इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगी। ठीक है, और इसको क्या ले लिया, इसको इस प्रकार से और इस प्रकार से अंदर ले लिया इस पदार्थ को। देखो कोई पदार्थ है, इस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मतलब किसी पदार्थ को अपनी झिल्ली क्या कहते हैं, कोई पदार्थ होता है उसको चारों तरफ घेरते घेरते फिर अंदर ले लेते, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है। जब किसी सॉलिड पदार्थ का भक्षण किया जाता है, यदि मान लो ये सॉलिड है, कोई कठोर पदार्थ है, यदि सॉलिड पदार्थ का भक्षण किया जाता है तो इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और यदि मान लो ये कोई तरल है, ये कोई जल या जल जैसा कोई पदार्थ है, तरल है, तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अब क्या होता है, जो अंदर लेती है वो बाहर भी निकाल सकती है। झिल्ली है तो कुछ पदार्थों को अंदर लिया है तो उसको कुछ पदार्थों को बाहर भी निकाल सकती है, निकालती भी है। तो क्या होती है, जब इसके विपरीत मान लो इस पदार्थ को बाहर निकालना हो तो इसके विपरीत चलेगी। देखो इस प्रकार से करके इसको बाहर निकाल दे, इसको बोलते हैं, जब इसके विपरीत जो प्रक्रिया होगी इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर निकालना, है ना। तो इसकी दो प्रकार की यहाँ पे प्रक्रिया होती है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना जो चैप्टर था, इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात करी सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। अभी जो अपन ने बात करी वो बात करी है कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की। और मुख्य जो बिंदु थे वो सेल मेम्ब्रेन के अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा एनसीईआरटी में तो सारे जो टॉपिक हैं वो अपन ने कवर कर लिए यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कवर किए। और मैं चाहता हूँ आप इसके
ज़्यादा से ज़्यादा आपके एमसीक्यू करें और हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यू। तो इसी के साथ डट के तैयारी करते रहें और समय का सदुपयोग आप करते रहे, घर पे ही अच्छी मेहनत कीजिए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।